था, अर्थात स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड था। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, जहां कूलाम के नियम के द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। दूसरा चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही संबंधित था, वहां पर हम विद्युत विभव के बारे में बात किए थे। तीसरे चैप्टर में हम लोग आवेश को दौड़ाने लगे वैद्युत धारा प्रवाहित की, जहां पर विद्युत सेल के द्वारा कैसे धारा प्रवाहित की जाती है और विद्युत वाहक बल क्या होता है जिसके द्वारा आवेश को दौड़ाया जाता है, आवेश को दौड़ाने का कार्य किया जाता है सेल द्वारा। सेल में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न होती है, प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, अर्थात बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस किया, जहां पर हमने मीटर से तो और विभव मापी के बारे में भी सीखा। तो ऑल ओवर प्यारे बच्चों 3 चैप्टर समाप्त करने के बाद जब चौथा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो चौथे चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ उसके बारे में भी सीखे। आप लोगों को पहले चैप्टर से लेकर के अभी तक लेक्चर नंबर 4 में जितनी भी बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों बायोस तथा सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग आज भी होने वाले हैं। अभी तक बायो तथा सेवर्ट के कितने अनुप्रयोग पढ़े हो, तो आप लोगों ने 2 अनुप्रयोग पढ़े हैं। बायो तथा सेवर्ट नियम अपने आप में बहुत खास है। क्यों प्यारे बच्चों? जिस प्रकार से स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम अपने आप में बहुत ज्यादा खास है प्यारे बच्चों। पहले 2 चैप्टर में, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, इन दोनों ही चैप्टर में कूलाम के नियम से अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी बात करें, E बराबर F अपान में Q, इस सूत्र की बात करें, या कूलाम के नियम से F बराबर Q1 Q2 स्मॉल k कर लो और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, स्मॉल k क्या होता है तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K ये होता है। प्यारे बच्चों इन सभी बातों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में जिस प्रकार कूलाम का नियम प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम लोग प्यारे बच्चों हम लोग बायो तथा सेवर्ट नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। सभी फिजिक्स के भक्तों का स्वागत है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अनोखी तरह से थोड़ा सा आज का डेरिवेशन लेंथी हो सकता है, थोड़ा सा आपको कठिन भी लग सकता है जो डेरिवेशन पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन डरना मना है, क्योंकि कहते हैं जिस डर से डर लगता था मुझे उस डर को हराना है मुझे, जिस डर से डर लगता था मुझे उस डर को हराना है मुझे। और जो कहते थे, जो पड़ोसी कहते थे, जो रिश्तेदार कहते थे, जो दोस्त कहते थे ये तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्हें करके कुछ दिखाना है मुझे। तो प्यारे साथियों क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सभी ने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया हुआ है, बायो तथा सेवर्ट नियम को अच्छे से पढ़े हैं। एक बार जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि हम लोगों ने बायो तथा सेवर्ट नियम का सूत्र क्या सीखा, बायो तथा सेवर्ट नियम का सूत्र क्या सीखा था बच्चा पार्टी? जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से बता सकते हैं क्या सीखा था? तो सभी का जवाब यही आएगा, सर हमने सीखा था DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई IDL साइन थीटा अपान में R स्क्वायर। ये चीज मैं फिर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप सभी को याद कराना जरूरी है कि भूलना नहीं भाई, जागते रहो इस सूत्र के लिए, क्योंकि अभी इसी सूत्र के अनुप्रयोग पढ़ रहे हो। ये किसका सूत्र है? तो बायो तथा सेवर्ट सर ने जो ये फार्मूला दिया वो किस लिए दिया? तो चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया, बायो तथा सेवर्ट नियम जिसे बोलते हैं, बायो सेवर्ट नियम बोलते हैं, जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। ये थीटा किनके बीच का कोण है? तो वेक्टर R तथा DL। DL सर लंबाई का सदिश राशि नहीं, लंबाई का स्थित सदिश, लंबाई जिस दिशा में है और उस खंड में, उस चालक में जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा का लंबाई का अनुदिश घटक प्यारे बच्चों DL वेक्टर है। तो हाँ कहेंगे यहां पर कि लंबाई का सदिश लिया गया है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये फिजिक्स है, दिशा के आधार पर व्यक्त किया गया है लंबाई को। जबकि R त्रिज्या प्यारे बच्चों वो भी एक दूरी है किसी बिंदु से, तो उस बिंदु की स्थित सदिश को दर्शाता है क्या? वेक्टर R। कहां से? तो DL से। इनके बीच में बना कोण प्यारे बच्चों है ये थीटा। बहुत अच्छी बात रही अभी तक की सारी, है ना? ओके तो प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ेंगे। कल के डेरिवेशन को हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित, किसी वृत्ताकार धारावाही चाप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों बातों को हमने अच्छे तरीके से सीखा था और बहुत अच्छी प्रकार से मैंने 2 बार बताया, उसको रिपीट किया। और दूसरी बार वाला प्यारे बच्चों 2 मेथड से आपको बताया, 2 नहीं एक, तो तीसरा मेथड ये भी बताया था कि आपको किस प्रकार से लिखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप पिछला वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे वो वाला क्या रिपीट कर दीजिए, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आजकल जो डेरिवेशन है वो लेंथी है, हम समय को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। अभी फिलहाल हम आगे का लेक्चर आपको पढ़ाना चाहेंगे। आज का ये प्यारे बच्चों अनुप्रयोग बायो तथा सेवर्ट नियम का हम लोगों को पढ़ना है। परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट
करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मतलब प्यारे बच्चों, परिमित लंबाई का कोई धारावाही चालक है जिसमें, और वो कैसा है, ऋजु रेखीय धारावाही चालक है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बता दें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। सबसे पहले ये कौन सा अनुप्रयोग हुआ प्यारे बच्चों? अनुप्रयोग नंबर हुआ 3। बायोसेवर्ट का अनुप्रयोग नंबर होगा ये 3। ध्यान से सीखते हुए चलेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में 2 अनुप्रयोग बताए गए, आज तीसरा अनुप्रयोग है। प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि बायो तथा सेवर्ट नियम से परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त कीजिए। या सीधे सीधे ये पूछेगा कि परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बस बायो तथा सेवर्ट नियम का उल्लेख ही नहीं करेगा। अब आपको दिमाग लगाना होगा कि ये किस चैप्टर से है, कहां से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो हुआ है, उस कौन सा सूत्र लगा के यहां पर हमें प्राप्त करना है, ये आपकी प्रैक्टिस बताएगी, ये आपका अपने लक्ष्य के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति रुचि बताएगी उस समय। ठीक है, ओके चलो, तो तैयार हो, कॉपी और पेन उठा लीजिए और साथ में हमारे प्यारे बच्चों, साथ में हमारे बनाते हुए चलेंगे जो जो चीज मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं। ध्यान से सीखते हुए चलेंगे। कोई भी बच्चा पार्टी अपने कॉपी पे समझते हुए, चित्र बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ी बहुत भी बातें मिस्टेक करोगे, कॉन्सेप्ट को याद रखना। क्या तैयार हो? एनर्जी फुल रहनी चाहिए। यस और नो, क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? बड़े अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों सिखाऊंगा इस डेरिवेशन को। है तो बड़ा लेंथी डेरिवेशन, लेकिन आपको उसमें से भी मैंने जो चीज अप्लाई करके आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, जो भी मुझसे हो पाएगा। समझेंगे प्यार से। देखो प्यारे बच्चों, इसमें एक परिमित लंबाई का ये मेरे पास क्या है, चालक है, ऋजु रेखीय धारावाही चालक। ऋजु रेखीय का मतलब समझते हो ना, सीधा, बिल्कुल सरल रेखीय क्या है प्यारे बच्चों, एक धारावाही चालक है, एक धारावाही चालक है प्यारे बच्चों। इसे व्हाइट कलर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो ये देखो, अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखते हुए चलेंगे। इस चालक का नाम है प्यारे बच्चों ए बी। अब देखो, चित्र बनाते हुए चल रहे हैं और लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं चित्र बना रहा हूं, थोड़ा बहुत चित्र बनाने के बाद लैंग्वेज लिखूंगा, पहले समझा दे रहा हूं। ये ऋजु रेखीय है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर इसमें मैं करंट फ्लो कर दूं, धारा को प्रवाहित कर दूं, ये लो इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताओ अब ये धारावाही ऋजु रेखीय चालक हुआ कि नहीं? धारावाही परिमित, अपरिमित लंबाई का, परिमित का मतलब हुआ प्यारे बच्चों फाइनाइट लेंथ। जैसे इनफाइनाइट मतलब अनंत लंबाई, फाइनाइट मतलब कोई मापी गई लंबाई है, मतलब पहले से निश्चित है कि इतनी लंबाई है, पहले से निश्चित है कि इतनी लंबाई है। तो उस लंबाई का प्यारे बच्चों, उस तार को मैंने नाम दिया, ऋजु रेखीय चालक को मैंने नाम दिया क्या? ए बी। ये अनंत लंबाई का नहीं है, ये मापित लंबाई का है। हालांकि अभी मैं लंबाई नहीं बता रहा हूं कि कितनी है, लेकिन ये पता है कि ये मापित लंबाई है, परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक। अब बात समझ गए कि किसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है? ये तो समझ गए ना, हेडिंग का तात्पर्य क्या है? ऋजु रेखीय धारावाही मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, परिमित लंबाई थी तो एक लेंथ पक्की है, और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बिंदु पर ज्ञात करना, चाहे यहां ज्ञात करिए, चाहे यहां ज्ञात करिए, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, कैसे भी ज्ञात करके इनको बताइए कि इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? आइए समझते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर मैं चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर रहा हूं, मैं चुंबकीय क्षेत्र को इस बिंदु पर ज्ञात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं चुंबकीय क्षेत्र को इस बिंदु P पर ज्ञात कर रहा हूं। कहां पर ज्ञात कर रहा हूं? बिंदु P पर ज्ञात कर रहा हूं। अब इस बिंदु P की इस ऋजु रेखीय धारावाही चालक से कितनी दूरी है, इसकी दूरी कितनी है बच्चा पार्टी? तो आप कहेंगे सर इसकी दूरी जो है, इसकी जो दूरी है वो कितनी है? तो प्यारे बच्चों, क्या दूरी मैं यहां से मापूं या यहां से मापूं या यहां से मापूं? नहीं, लंबवत दूरी सदैव मापी जाएगी। अब लंबवत दूरी का मतलब ये होगा प्यारे बच्चों, बिंदु P से इस ऋजु रेखीय धारावाही चालक पर क्या डाल दीजिए? लंब डाल दीजिए, और फिर देखिए ये किस बिंदु पर है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये इतनी दूरी पर होगा। ठीक है, इस दूरी को मैं मान ले रहा हूं कि बिंदु P की जो दूरी है धारावाही चालक से वो कितनी है? A है प्यारे बच्चों। कितनी दूरी है? A है। अब ध्यान से समझिएगा, इतनी बात को मैं लैंग्वेज अगर लिखूं तो किस प्रकार से लिखूंगा? माना देखो, आपके सामने लैंग्वेज लिख रहा हूं, आपके सामने जो हेडिंग है उस रूप में मैं आपको उसका चित्र बना करके समझा रहा हूं। एक एक बात को सीखते हुए चलेंगे कि माना एक धारावाही, ठीक है, परिमित लंबाई का, परिमित लंबाई का धारावाही चालक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, अगर आ गया एग्जाम में तो 5 नंबर पूरे पक्के देके जाएगा, पूरे 5 नंबर पक्के देके जाएगा, और कई बार पूछा गया। माना एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय धारावाही चालक, ऋजु रेखीय धारावाही चालक कौन है प्यारे बच्चों? चालक का नाम मैंने क्या दिया है? ए बी। चालक ए बी है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की देखो मैंने प्रवाहित की है इस चालक में? तो आई एम्पियर की
जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, चालक प्रवाहित हो रही है, चालक से ए दूरी पर, चालक से स्मॉल ए दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझो बच्चा पार्टी, जितनी मैंने लैंग्वेज लिखी है अभी तक के उस चित्र के आधार पर लिखी है, ठीक है। सर दूरी को आर मानते हैं ना, प्लीज बताइए ना। देखो दूरी को आर मानते हैं, बिल्कुल सही बात आपने कही है। जो भी प्रश्न पूछे सर दूरी को आर मानते हैं, सुनिए ध्यान से। अभी मैंने ये नहीं कहा कि इस चालक से इतने लंबाई से, इतनी लंबाई से, इतनी लंबाई से या इतनी पूरी लंबाई से यहां निकाल रहे हैं। हमने ये कहा है कि चालक से, इस पूरे चालक से, जैसे वहां पर बायो-सेवर्ट नियम का, बहुत अच्छी बात है, समझिएगा। आगे मैं वो बात बताऊंगा आर दूरी कौन सी मानेंगे, अभी दिखाएंगे आपको। और मैंने ए माना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां ए मान लो, आर मान लो, फिर सूत्र में अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, बस और कोई दिक्कत नहीं। ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूं। पहले बच्चों जो अनंत लंबाई का चालक लिए थे बायो-सेवर्ट तथा सेवर्ट नियम में, तो मैंने ये कहा था कि इससे आर दूरी पर कोई भी बिंदु P है, लेकिन ये आर लंबवत दूरी नहीं थी, ये थीटा कोण बनाते हुए है। थीटा कोण बनाते हुए मैं क्या कह रहा हूं, ये चालक सीधा है और ये टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी था। बायो तथा सेवर्ट ने इसीलिए कहा कि भाई वो चालक कैसा भी हो, तो हम सूत्र ऐसा दे रहे हैं जिसके बाद आप उसमें कोई भी सिस्टम, वो वृत्ताकार धारावाही चालक ले लो, वो सीधा रेखीय धारावाही चालक ले लो, तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आप ज्ञात कर सको। इसलिए टेढ़ा मेढ़ा लिया और आर दूरी पर थीटा यहां पर कोण बनना था। अच्छा देखो, अब आर देखो दूरी कैसे आएगी, मैं यहां पर बता रहा हूं। अब डेरिवेशन को समझना, डेरिवेशन शुरू होता है अब कि प्यारे बच्चों हमारे पास जो बायो तथा सेवर्ट का सूत्र है, बायो तथा सेवर्ट का जो सूत्र है वो प्यारे बच्चों सूक्ष्म खंड के लिए है बहुत बड़ी और बहुत आवश्यक बात आपको बता रहा हूं। क्या प्यारे बच्चों, डीएल लंबाई क्या है, तो सूक्ष्म खंड द्वारा, क्या चालक के सूक्ष्म खंड द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी चालक के, क्या आप इस बात से सहमत हो कि बायो तथा सेवर्ट सर ने जो ये सूत्र दिया था वो एक अनंत लंबाई का चालक लिया था, एक अनंत लंबाई का चालक लिया था और इसका एक सूक्ष्म पार्ट लिया था डीएल, एक सूक्ष्म पार्ट डीएल लिया था। अब यहां पर चित्र तो बहुत बड़ा बनाया गया था, लेकिन वो डीएल बहुत छोटू सा है, बहुत छोटू सा। और इस डीएल के कारण प्यारे बच्चों आर दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आर दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो कि थीटा कोण पर था वो ये निकला था। इसीलिए प्यारे बच्चों डीबी आया था। डीबी का मतलब छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, बहुत बड़ा नहीं कि अनंत लंबाई के कारण पूरा यहां निकला, नहीं, एक छोटी सी लंबाई के कारण बताया। तो प्यारे बच्चों जो मेरा यहां पर डेरिवेशन है ना, इसके लिए भी हमें यही काम करना होगा कि ये अनंत लंबाई का, वो परिमित लंबाई का धारावाही चालक है, इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस बिंदु P की जहां पर चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है उसकी लंबवत दूरी ये है, लंबवत दूरी तो ये है। अब आप चाहे यहीं पर प्यारे बच्चों सूक्ष्म खंड डीएल ले लो, क्योंकि हमें बायो तथा सेवर्ट नियम अप्लाई करना है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चा पार्टी, इसमें एक कोई सूक्ष्म खंड ले रहा हूं, कोई भी सूक्ष्म खंड ले रहा हूं। ध्यान समझना, इस सूक्ष्म खंड की प्यारे बच्चों जो लंबाई है ना वो है डीएल। इस सूक्ष्म खंड की लंबाई क्या है, डीएल। और इस सूक्ष्म खंड की दूरी, इस पॉइंट को मैं ओ मान ले रहा हूं, जिससे दूरी प्यारे बच्चों, जिससे दूरी जो है वो है एल। कितनी दूरी है, एल। एल दूरी पर इस मध्य बिंदु ओ से, जो जहां पर ये बिंदु P से लंबवत दूरी मापी गई है, उस बिंदु ओ से एल दूरी पर एक डीएल सूक्ष्मखंड लिया जाता है, एक डीएल सूक्ष्मखंड लिया जाता है। अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देंगे कि अब यहां पर आपका अब प्रश्न बना कि इस डीएल सूक्ष्मखंड के द्वारा हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं बायो तथा सेवर्ट का नियम। यहां से भाई आर दूरी पर ये लो, आर दूरी पर ले लेंगे। ये दूरी कौन सी लेंगे, इस दूरी को बच्चों मैं मानूंगा आर। ये दूरी कितनी, आर। सूक्ष्म खंड डीएल, भाई धारावाही चालक मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं बच्चों यहीं पर लो, मैं कहता हूं यहां पर ले लो, ऊपर डीएल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाद में इस पूरे चालक के कारण यहां पर निकाल लेंगे चुंबकीय क्षेत्र, बाद में मैं निकाल लूंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा डीएल पार्ट लेंगे। जैसे कल आप लोग ने समाकलन करके वृत्ताकार धारावाही पूरे लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। सर इतना डेरिवेशन पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चन आएगा, तो इतना हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए ही ना, है ना। आपके लिए जरूरी नहीं है फिर, क्योंकि आप 75% वाले भी नहीं हो, 45-50% वाले फिर लग रहा है आप, तो पास हो जाएंगे, ठीक है। वैसे भी इंटरमीडिएट का इस बार 82% आया था। 82% मतलब समझ रहे हो, 18% बच्चे फेल हुए थे, समझ रहे हैं। सर लंबवत का मतलब क्या होता है, बिंदु P से उस चालक पर हम लंब डाल रहे हैं, तो ये लंबवत दूरी है। कौन सी दूरी है, लंबवत दूरी है। ओके सही है, समझते चलना, डेरिवेशन लेंथी है। मैं कह रहा हूं डीएल चाहे यहां लीजिए चाहे डीएल यहां लीजिए। अब इसके कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां पर कहेंगे सर ये कोण थीटा,
ठीक है, आप लोग कहेंगे सर यहां पर कोण कितना थीटा, यहां पर ये कोण कितना थीटा, ये भाई 90 है, ये 90 है, लेकिन मैं इसको 90 नहीं मान, इसको तो 90 है ही है भाई, ये तो 90 है ही, लेकिन इसको कोण मैं थीटा नहीं मान रहा हूं, मैं इस कोण को थीटा मान रहा हूं। अगर इस कोण को थीटा मानेंगे तो प्यारे बच्चों ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा 90 माइनस थीटा। देखो ये फिजिक्स है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स जब भर के लगती है, अब ध्यान समझना। अब आप कहेंगे सर आपने डेरिवेशन में सिखाया था, बायो तथा सेवर्ट नियम में भी कहा है कि r दूरी पर यहां कोण थीटा बनता है, तो यहां जो कोण बनता है, यहां जो कोण बनता है वही तो यहां लिखा जाता है कि नहीं, बोलो यस और नो। तो मैं प्यारे बच्चों में कॉन्सेप्ट को खराब नहीं करूंगा। अगर मैंने यहां आप अल्फा कोण मान लो 90 माइनस थीटा ना मान करके, आप अल्फा मानो, आप बीटा मानो, आप गामा मानो, आप का मानो, खा मानो, ए मानो, बी मानो, डी मानो, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्सेप्ट में भाई थीटा की वैल्यू जितनी हो वो इस सूत्र में वही पर रखना। अब हमेशा थीटा थोड़ी चलता रहेगा, कभी हमें 27 डिग्री पर निकालना होगा तो थीटा थोड़ी रखेंगे भाई, 27 डिग्री रखेंगे। वही हाल है प्यारे बच्चों, मैं यहां पर आपके सामने जो लिखा हूं, ये प्यारे बच्चों उस कोण को थीटा माना हूं तो ये 90 माइनस थीटा, लेकिन सूत्र में मैं 90 माइनस थीटा ही रखूंगा, ये थीटा थोड़ी रखूंगा, वहां वाला कोण थोड़ी रखे हैं। बायो तथा सेवर्ट सर ने जो रखा है सूत्र, वो ये वाला कोण रखा है, चालक डीएल लंबाई और इस बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है ये थीटा, जो यहां पर रखा गया है, ये कोण वाला है ये थीटा, वही मैं वहां पर भी रखूंगा। आइए इसको समझाते, पहले इतने चित्र की भाषा को यहां पर लिखना होगा। क्या चित्र से चित्रानुसार ऐसे लिख सकते हैं, चित्रानुसार बिंदु ओ से एल दूरी पर, बिंदु ओ से एल दूरी पर सूक्ष्म खंड डीएल लेते हैं, जिससे डीएल लेते हैं, सूक्ष्म खंड डीएल लेते हैं, जिससे आर दूरी पर बिंदु पी है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है। अब बताओ इस सूक्ष्म खंड डीएल के लिए क्या मैं यहां बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए आप और लंबाई भूल जाओ, अभी भूल जाओ, केवल डीएल को फोकस करो, तो डीएल के कारण प्यारे बच्चों इस बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या मुझे बता सकते हो बायो तथा सेवर्ट नियम से? तो आप कहोगे यस सर, मैं यहां पर लिख रहा हूं सूक्ष्म खंड डीएल के कारण, पहले मैं यही अप्लाई करूंगा भाई, सूक्ष्म खंड डीएल के कारण उत्पन्न बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो कितना होगा बाबू? यहां पर अब हम लोग लिखेंगे भाई उत्पन्न सूक्ष्म खंड डीएल के कारण, किसके कारण? सूक्ष्म खंड डीएल के कारण, तो जो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा वो छोटा ही होगा, डीबी बराबर लिखेंगे, डीबी बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई धारा प्रवाहित हो रही भाई, चालक के इस सूक्ष्म खंड में भी तो आई धारा ही प्रवाहित हो रही है, आई धारा तो यहां से पूरी गई है, तो आई धारा प्रवाहित हो रही, आई चालक की लंबाई, सूक्ष्म खंड कितना डीएल, साइन, अब ध्यान देना यहां थीटा कितना है, क्या साइन थीटा लिखेंगे? नहीं, यहां पर मैं बायो तथा सेवर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं करूंगा, गलत नहीं करूंगा, वही फॉलो करूंगा भाई। ये डीएल लंबाई की दिशा किधर? इस तरफ, जिस दिशा में धारा की दिशा है उसी दिशा में लेंगे, तो दिशा उधर है, डीएल वेक्टर की दिशा इधर, आर वेक्टर की दिशा इधर, इन दोनों के बीच कोण कितना मैंने कहा? 90 माइनस थीटा, कोण कितना कहा? 90 माइनस थीटा, तो यहां पर कॉन्सेप्ट गलत नहीं करूंगा, मैं साइन 90 माइनस थीटा ही लूंगा। अब बात सहमत हो कि हाँ सर कॉन्सेप्ट वही फॉलो करना है, बटे बीच की दूरी कितनी है भाई? बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है? आर है, आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है? सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। हाई स्कूल में साइन का परिवर्तन कॉस में होता है जब 90 में घटता है, और पहले चतुर्थांश में सभी इंटीजर पॉजिटिव होते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आप सभी को बता दूं प्यारे बच्चों, जिन भी बच्चों को जैसे आज के डेरिवेशन में बहुत सारी दिक्कतें होंगी कि सर समाकलन कैसे होता है, अवकलन कैसे होता है, अब आगे आप लोग यूट्यूब पर, जैसे अभी तो आप लोग एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो, आप लोग यूट्यूब पर प्यारे बच्चों 11th की क्लास में लेने वाला हूं, आप लोग के बाद ही जस्ट लेता हूं, पहले आप लोग के साथ गला फाड़ता हूं, फिर उसके बाद 11th वाले बच्चों के साथ मजा आती है क्लास लेने में भाई, है ना, 11th वाले बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप 11th की क्लास में प्यारे बच्चों आज मैं फिजिक्स वाली मैथ पढ़ाने वाला हूं, फिजिक्स वाली मैथ, ये कॉमन टॉपिक की तरह है, वो भी लाइव पढ़ाऊंगा, फिजिक्स वाली मैथ प्यारे बच्चों। इसमें आज बेसिक्स आपको बताए जाएंगे कि वे कौन से मैथमेटिक्स के टूल्स हैं, वे मैथमेटिक्स के कौन से सूत्र हैं जो ज्यादा फिजिक्स में यूज होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स में यूज होते हैं प्यारे बच्चों। इसके लेक्चर टोटल लगभग 3 लेक्चर होंगे, टोटल मैं 3 लेक्चर लूंगा, तीनों के तीनों दिन, मतलब आज कल, ठीक है, आज और कल और उसके आगे भी जो अगर 2-3 जितने भी लेक्चर हो वो आप थंबनेल देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जा सकते हो, है ना, लाइव सेक्शन में जाओगे तो वहां दिख जाएगा। तो 11th में आप लोगों को आज जुड़ना है, ठीक है,
आप लोगों को 11th में जुड़ना है फिजिक्स वाली मैथ में, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें जो फिजिक्स में मैथ यूज होती है ना, वो ज्यादा 12th वाले बच्चे जो हैं, जो मैथमेटिक्स लिए हैं, उनकी मैथ यूज होती है, जबकि वो अभी भी नहीं पढ़े होंगे। अवकलन समाकलन वो लोग नहीं पढ़े, अभी बहुत टाइम लगेगा अवकलन समाकलन पढ़ने में। जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैथ वाले, बायो वाले तो एकदम नहीं पढ़े। इसलिए प्यारे बच्चों बायो वाले हों या मैथ वाले हों, सबको फिजिक्स वाली मैथ देखना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में सभी बच्चे जुड़ेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है, अपनी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बड़े भाई के नाते मैं आप सभी से बोलूंगा, बाकी आप लोग की मर्जी है ना। आप लोग 12th अगर पढ़ रहे हो, जैसे कमेंट में देखता हूं, फिर आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर ये एग्जाम में तो आएगा नहीं, तो इतने डेरिवेशन क्यों पढ़े। अरे भाई क्वेश्चन पेपर में तो मात्र 70 नंबर का आपका पेपर होना है, 70 नंबर का पेपर होना है। किताब इतनी बड़ी है, इतनी मोटी किताब, और पूरी फिजिक्स की 12th की जब पढ़ोगे ना 15 चैप्टर, तो आपके 10,000 नंबर के प्रश्न है उसमें। बताओ तो 10,000 नंबर का है लिए पढ़ो भैया, 70 नंबर का पढ़ लो, है ना। तो ये ज्ञान नहीं लेने वाले बच्चे हैं, ये ज्ञान नहीं चाहते हैं, ये पास होना चाहते हैं। इनको हवा लग जाए, थोड़ी सी हवा दौड़ा दी जाए और ढनक जाएंगे, ऐसे गोली रख दीजिए ऐसे, और ये आगे लुढ़क जाएंगे, टुप से गिर जाएंगे कि पास हो गए। ठीक है, पास हो जाएंगे। मेहनत करने से डरना है, और क्या ही बताएं। तो जीवन फिर आपके हाथ में है। मैं इतना ही मेहनत कर सकता हूं यहां से, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा। उससे ज़्यादा क्या, कोई मेरे पास जूस नहीं है कि इलेक्ट्रॉल घोल के मैं दे दूंगा भाई पी लो। मेहनत ही कर सकते हैं, है ना। और उसके लिए सबसे सरल कंटेंट, इस बात की गारंटी देता हूं, यहां नहीं सीख पाओगे तो कहीं नहीं सीख पाओगे, इस बात की गारंटी देते हैं। जितना सिंपल वे लेकर के आता हूं हिंदी मीडियम में, ठीक है, उतना सिंपल आपको मिलेगा नहीं लॉजिक। सर बायोलॉजी वालों का मजाक उड़ाते हैं, मजाक नहीं बोल रहे हैं, सही बात बता रहे हैं कि बायोलॉजी वाले बच्चे मैथ नहीं लिए हुए ना 11th 12th में, तो भाई उनको ज्यादा दिक्कत होगी। तो उस डेरिवेशन को, वो फिजिक्स वाली मैथ की क्लास को देखने आना, बस ये है, वास्तविकता को समझो। जो अगर ईगो, हर बात ईगो पे लोगे ना, हर्ट पे, है ना, कहोगे ईगो अपना, तो जिसके सामने ईगो आ जाता है ना, कहते हैं फलदार छायादार वृक्ष वही होता है जिसमें फल बहुत अधिक लगे होते हैं ना। अधिकतर देखा होगा वो पेड़ झुके हुए होते हैं, उनकी शाखाएं झुकी हुई होती हैं, उन्हें लोग पसंद करते हैं उन पेड़ों के। और जो सूखे पेड़ सरसरी तौर पर आगे आकर के खड़े हैं, उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, ना वो छाया देते हैं, वो लंबे ऊंचे सीधे चले गए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जीवन की सच्चाई है। ठीक है, हम नहीं, हमारे ऊपर नहीं, सभी जीवन पे हर एक व्यक्ति के ऊपर ये बात लागू होती है। हर बात को ईगो पे नहीं लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि मेरे लिए जो बात बोली जा रही है वो सही है या गलत है। कड़वी जरूर लगेगी, जो अपना होगा ना वो आपको कड़वी बात बोलेगा। आपके मम्मी पापा आपको डांटेंगे, पड़ोसी नहीं डांटेगा। पड़ोसी को काम लेना होगा ना तो आपसे कहेगा, ये बेटा वो सिलेंडर भरवाना था, गैस सिलेंडर, आज घर का खाना खत्म हो गया, वो गैस खत्म हो गई तो खाना बनाने में दिक्कत हो रही, आपसे गैस भरवा लेंगे। जिस दिन उनके घर में अच्छे पकवान बने होंगे ना, आप जा रहे होंगे और दरवाजा कुंडी लगा के अंदर बैठ के खाएंगे उसी गैस से, जिस गैस को आप ही से भरवाया है। तो प्यारे बच्चों ये जीवन की सच्चाई है। जब लोगों को काम निकालना होता है तो मीठी बातें करते हैं, और जब लोगों को वास्तविकता में प्रेम होता है, या वास्तव में, तो आपके माता पिता हों, आपके गुरु हों, हम तो ऑनलाइन ठहरे, आपके ऑफलाइन भी गुरु होंगे, और ऑनलाइन में भी मैं ऑफलाइन जैसा बिहेव इसलिए करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये जीवन की सच्चाई है प्यारे बच्चों। जो मुंह पे बात कड़वी लगती है, लेकिन उस बात को जब पीठ पीछे आप जाके एक बार अकेले में सोचना कि हाँ सर क्या कह रहे हैं, या माता पिता मेरे क्या कह रहे हैं, बड़े भाई बहन कैसे कह रहे हैं, आपका फायदा छिपा है, क्योंकि आप अभी मैच्योर होगे तब आपको बात पता चलेगी, है ना। चलो अच्छा प्यारे बच्चों, माफी चाहूंगा आप सभी से, ज्यादा देर बातें हो गई जीवन की कुछ सीख के लिए। खैर आ जाओ, डेरिवेशन को फिर से मैं यहां से रिपीट कर रहा हूं। एक परिमित लंबाई का धारावाही चालक ए बी है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे आर दूरी, ए दूरी लंबवत दूरी है। इसको केवल फैक्ट क्या यूज होगा वो अभी आगे धीरे धीरे प्रोसेस समझ में आता जाएगा। तो ए दूरी पर बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लेकिन मेरे पास अभी तक का जो सूत्र है वो बायो-सेवर्ट नियम के आधार पर यह पता है कि एक सूक्ष्म खंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, जो कि छोटा चुंबकीय क्षेत्र होता है डीबी। तो इसलिए प्यारे बच्चों इस पूरे चालक में मैं एक छोटा सा खंड ले रहा हूं, ये देखो डीएल लिया हूं। अब इतना तो बात समझ जाओ, और बातें अभी बाहर रखो। अब डीएल के कारण अगर आर दूरी पर बिंदु पी है तो इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। मैंने कहा कि ये कोण जो भी है आप सूत्र में वही रखो ना। तो क्या कॉन्सेप्ट, मैंने कहा इसे का मानो, खा मानो, एल मानो, एम मानो, ए मानो, थीटा मानो, लैम्डा मानो, कुछ भी मानो, यहां वाला कोण ही तुम वहां रखोगे। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच बना कोण ही तो रखना है। तो मैं सूत्र में तो वही रखा हूं, साइन 90 माइनस थीटा। अब अगर ये बात प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई तो साइन 90 माइनस थीटा हाई स्कूल में सिखाया जाता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब ये वैल्यू यहां पर रख दोगे तो प्यारे बच्चों डीबी इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई और आई डीएल, और साइन 90 माइनस थीटा की जगह हो जाएगा कॉस थीटा अपान में क्या आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपान में 4 पाई आइडियल कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है। मैंने ये डीएल लंबाई के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाला, लेकिन डीएल के कारण नहीं, पूरे इस ए बी लंबाई के कारण चाहिए ना। क्या आपको डीएल के कारण चाहिए, यस और नो? नो,
डीएल के कारण नहीं, एबी के कारण चाहिए, एबी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चाहिए ना। तो आपका जवाब होगा यस सर कि हाँ सर एबी पूरी लंबाई के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा कि यहां से बी से पी के बीच, ऐसे बी से पी के बीच भाई इतना पूरा ये सिरा, भाई चुंबकीय क्षेत्र यहां भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र यहां भी, लेकिन एक एरिया इस पूरे परिमित लंबाई के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है भाई। तो यहां से बिंदु ए से भी इसको मिला दो, बिंदु पी को मिला दिया। ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया है बच्चों, यहां पर दोनों सिरों से बिंदु ए व बी सिरे से बिंदु पी को मिला दिया। अब ध्यान से सुनना, ये जो लंबवत दूरी थी ना, लंबवत दूरी ए वाली लाइन ओ पी लाइन, इसके प्यारे बच्चों जो ऊपर का ये इतना भाग है ना, इतना भाग, ये प्यारे बच्चों कोण बना रहा है फाई 1। क्या बना रहा है कोण? फाई 1। ये सिरा इतना जो आया ये कोण बना रहा है फाई 1। वहीं पर प्यारे बच्चों, वहीं पर ये इस ए वाली ओपी लाइन से और ये जो हमने बीपी लाइन खींची है यहां तक का ये टोटल कोण, ये वाला टोटल कोण प्यारे बच्चों आगे बाहर में लिख रहा हूं इस प्रकार से, ये कोण टोटल है प्यारे बच्चों फाई 2। ये टोटल कोण कितना है? फाई 2। ध्यान से देखेंगे अब प्यारे बच्चों, यहां बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस पूरी लंबाई के कारण ऐसे आएगा, पूरी चुंबकीय क्षेत्र से पूरा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा बिंदु पी पर इस प्रकार से ऐसे पूरा का पूरा टोटल चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। भाई यहां से चुंबकीय क्षेत्र का जो लंबाई वाला होगा ना वो कम प्रभावकारी यहां पर होगा, वो ये नहीं कि बहुत ज्यादा, भाई इसके सामने वाला ज्यादा प्रभावकारी होगा, यहां वाला ज्यादा प्रभावकारी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव यहां बिंदु पी पर कम होता जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव करने का मान है उसको यहां पर बिंदुओं से मिलाएगा, बिंदु पी से इसके सिरे से ये, इसके सिरे से ये। ठीक, आप यहां पर बिंदु पी ले लोगे तो बिंदु पी को ए से इस प्रकार से मिलाओगे और बी से इस प्रकार से मिलाओगे, वैसे ही करोगे। यहां पर लोगे तो यहां से भी ए को मिलाओगे बी से, क्योंकि जितना फाइनाइट लेंथ है उसका प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र वहां पर उतना ही प्रभावकारी होगा, ज्यादा नहीं, जितनी दूर जितना कोण बना रहा है फाई 2। ठीक है, तो फाई 2 कोण प्यारे बच्चों नीचे है, देखना ध्यान से। अगर इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर आपने अक्ष वगैरह पढ़े हो तो ये प्यारे बच्चों एक्स ये वाई होता है, ठीक है, एक्स ये प्यारे बच्चों वाई होता है। प्यारे बच्चों ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को निगेटिव लेते हैं। ऊपर की दूरियां पॉजिटिव, नीचे की दूरियां निगेटिव लेते हैं। बोलो यस और नो? ऊपर की दूरियां पॉजिटिव, नीचे की दूरियां निगेटिव लेते हैं, और ऊपर की दूरियां पॉजिटिव लेते हैं। ऊपर जब जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे की दूरियां निगेटिव। यहां देखा होगा माइनस में वैल्यू लिखी रहती है, यहां प्लस में। तो प्यारे बच्चों वैसे ही यहां पर नीचे का जो कोण है ना वो माइनस में लेंगे, क्योंकि यहां पर सदिश चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र फाई 2 के कोण फाई 2 को माइनस में लेंगे और फाई 1 को प्लस में लेंगे। आइए बात करते हैं, हमें इस टोटल ए बी लंबाई के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहां पर ये बात प्यारे बच्चों, यहां पर लैंग्वेज में लिखूंगा इस चीज के लिए कि संपूर्ण धारावाही चालक, संपूर्ण धारावाही चालक ए बी के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लॉजिक देखो, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लॉजिक देखो, मैं वही समाकलन करूंगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैं वही चीज करूंगा, यहां पर समाकलन ही करूंगा प्यारे बच्चों। दोनों पक्षों का आप क्या कर दो, इसका समाकलन। भाई संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, समाकलन कर देंगे। समाकलन भैया डी बी इज इक्वल टू समाकलन इस टोटल का म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा अपान में और स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे में सीखे हो बच्चों। पूरी कोशिश है कि आपको एक एक बात समझ में, यही बुक में देख लेना डेरिवेशन। नहीं इच्छा है ना, आपकी इच्छा बहुत है, चाहे एनसीईआरटी जाओ, चाहे भारतीय भवन की बुक देखो, किसी भी बुक में देखना, वहां पे डेरिवेशन लिखा होगा इस टाइप में, थोड़ी बहुत आपको चीजें समझ में आएंगी, बट आपको ओरल में हो जाएंगी, ओरल फ्लो करेगा कि यहां पर हुआ कैसे ये चीज। मैं वो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से बस सुनना, मेरी एक एक बात को सुनना तो समझ में जरूर आएगा। देखो मैंने कहा डीएल लंबाई के कारण, तो आप सिंपल सा बताओ बायो तथा सेवर्ट नियम से, ये डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल sin थीटा अपान में आर स्क्वायर। मैंने ये कोण यहां पर 90 माइनस थीटा माना है, तो कॉन्सेप्ट नहीं गलत करूंगा, आपने जो सीखा मैं वही सिखाऊंगा, आई डीएल sin 90 माइनस थीटा रख दिया बस। तो ये प्यारे बच्चों क्या बन गया, cos थीटा। अभी तक क्या इतने में कोई चेंज है? भाई डीबी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सूक्ष्मखंड डीएल के कारण है। अगर मुझे पूरा ए बी लंबाई, जितना धारावाही चालक है ए बी, उस टोटल के कारण चाहिए, तो मैंने लिखा संपूर्ण धारावाही चालक ए बी के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो मैंने बताया था समाकलन बड़े मान को प्राप्त करने में किया जाता है, समाकलन बड़े मान को प्राप्त करने में किया जाता है, जबकि अवकलन छोटे मान को प्राप्त करने में किया जाता है। तो समाकलन करेंगे, भाई डीबी छोटे से पार्ट का है, अगर मुझे बड़ा पार्ट इसी तरह के डीएल छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे काट सकते हैं, इसीलिए उनका पूरे का क्या कर दो, समाकलन ए बी। और कहां से कहां तक समाकलन इसीलिए किया जाएगा, अब इसमें लिमिट लगेगी, कहां से कहां तक ए बी का प्रभाव कहां तक है। तो ए बी का प्रभाव जो बिंदु पी पर दिख रहा है, ए बी चालक का जो प्रभाव बिंदु पी पर दिख रहा है, तो बिंदु बी का पी पर जो कोण बना रहा है वो फाई 2, और बिंदु ए जो बिंदु पी पर इस रेखा के बीच में जो कोण बना रहा है वो फाई 1। तो इसलिए प्यारे बच्चों समाकलन कहां से कहां तक करना है, समाकलन कहां से कहां तक करना है, इसके लिए प्यारे बच्चों लिमिट लगेगी, कहां से कहां तक। तो लोअर लिमिट वो जिसका मान कम हो, जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं माइनस फाई 2,
और प्यारे बच्चों मैंने कहा ना नीचे की कोण को ऋणात्मक, ऊपर कहां तक आप चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देख रहे हो, बिंदु ए का φ1 कोण, इस लाइन से φ1 कोण बना रहा है, बिंदु बी का फिर से समझो, बिंदु बी का φ2 कोण भाई इस रेखा से बन रहा है, तो इसका चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र φ2 तक, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो बिंदु बी पर कोण बना रहा है φ1। तो हमें जो कुल चुंबकीय क्षेत्र इस AB के द्वारा चाहिए वो कोण के माध्यम से, लंबाई नहीं बल्कि कोण हम यहां पर ले आए। यहां पर ये लंबाई जो बिंदु P पर कोण बना रही टोटल कितना φ2 और φ1, लेकिन φ2 इस रेखा के जहां से हमने मेजर करना शुरू हुआ है उसके नीचे है और φ1 ऊपर है, तो φ1 को प्लस में और φ2 को माइनस में, तो φ2 प्लस माइनस में और φ1 प्यारे बच्चों किस में होगा, प्लस में होगा। ये हो गया। अब इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करने से पहले लिमिट है कोण में, लिमिट है कोण में, डी भी इधर तो लिखा है तो चलो ठीक है, लेकिन यहां देखो डी किसके साथ में है, डी यहां पर प्यारे बच्चों एल के साथ में है, तो क्या लंबाई में लिमिट है? नहीं बाबू, लंबाई में लिमिट नहीं है, लिमिट तो कोण के पदों में है। तो डीएल कॉस थीटा तो लिखा है तो चलो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन डीएल और आर को किस में बदलो, कोण के पदों में बदलो। अब आपका मेन मैथमेटिक्स शुरू होता है, थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझना, थोड़ा ध्यान देना प्यारे बच्चों, ठीक है। डीएल और आर को आपको बदलना है, डीएल और आर को आपको बदलना है। आइए मैं आपको एक एक चीज सिखाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखिएगा। चित्र में प्यारे बच्चों, चित्र में त्रिभुज कौन सा, ये समकोण त्रिभुज PO, इसको क्या मान लूं, क्यों मान ले रहा हूं, इस पॉइंट जहां पर डीएल है, डीएल बहुत छोटा है सर, कोण AB के पास बनेगा सर, AB के द्वारा यहां पर बिंदु P पर बनेगा, हाँ यहां पर भी कोण बनेंगे, A और B यहां भी कोण बनेंगे, बहुत सही बात है, यहां पर भी कोण बनेंगे, तो इसके कोण पर आधार भी गणना की जाती है। इस कोण को भी मैं नाम दे रहा हूं, मान लो ये कोण का नाम है बीटा, इस कोण का मैं नाम दे रहा हूं, कोण का नाम दे रहा हूं अल्फा, ठीक है, इस कोण का नाम दे रहा हूं अल्फा, जो कोण A और B पर बनेंगे उनका नाम दे रहा हूं अल्फा और बीटा, इस प्रकार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा देंगे, ये कोण के पदों में भी वैल्यू ला देंगे, आपको दिखा देंगे। पहले ये देखो, इस बिंदु को मैंने मान लिया Q है, इस जहां पर DL है इसको मान लिया Q। अब देखो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज POQ, ये वाला त्रिभुज देखो। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर समझाने का आपको प्रयास करता हूं, त्रिभुज POQ से जल्दी से बताओ मुझे cos थीटा बराबर कितना है, जल्दी से बताओगे। आर की वैल्यू cos थीटा बराबर क्यों, अच्छा cos थीटा बराबर ही सर क्यों निकाल रहे हैं, देखो उसका एक रीजन है, मुझे आर चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं लाल बटे कक्का, अब यहां लंब बटे कर्ण भी आया है, इसमें भी कर्ण आर आएगा, लेकिन ये प्यारे बच्चों एल आएगा, एल वैल्यू आएगी, जो कि इस कोण के सामने वाली भुजा लंब है और साइन थीटा के पदों में आएगा, लेकिन साइन नहीं, मुझे कॉस के लिए चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहां पर मैं अगर यही लाल बटे कक्का के लिए आपको बताऊं, लाल बटे कक्का, तो प्यारे बच्चों ये बीच वाला होता है आधार बटे कर्ण, ये ट्रिक सीखी जाती है, हाई स्कूल में सिखाया जाता है। अब मेरे पास वही तो बता रहे हैं, इसीलिए फिजिक्स वाली मैथ सीखने आना, जहां पर मैं ये सब बातें थोड़ी बहुत करूंगा, सब अच्छे से समझाऊंगा वहां पर। तो आधार बटे कर्ण प्यारे बच्चों, तो आधार बटे कर्ण किसमें आएगा, कास में। अब देखो यहां पर कोण के सामने वाली भुजा लंब है, 90 अंश का जहां पर कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, तो कर्ण और ये फिर क्या हुआ, आधार हुआ, तो आधार बटे कर्ण मतलब प्यारे बच्चों A बटे आर होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, A बटे आर। अब अगर आप यहां से R निकालना चाहो तो R को इधर भेज दो, cos थीटा इधर भेज दो, तो R बराबर आएगा A अपान में cos थीटा, R बराबर आएगा A अपान में cos थीटा, यही प्यारे बच्चों वैल्यू हो जाएगी R की। हमने R को रिप्लेस कर लिया है, अभी आपको DL को भी रिप्लेस करना है, DL को भी रिप्लेस करना है। इस DL को रिप्लेस करने के लिए मैथमेटिक्स देखो लग रही है, सब मैथमेटिक्स है। DL को रिप्लेस करने के लिए प्यारे बच्चों, DL को रिप्लेस करने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। DL को रिप्लेस करने के लिए चित्र से यही त्रिभुज कौन सा, POQ से, त्रिभुज POQ से यहां पर अब वही जो अभी मैंने लाल बटे कक्का समझाया, अब tan थीटा की अगर बात करेंगे तो लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है L, आधार कितना है A, तो लंब बटे आधार tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है A आधार है A, लंब है L आधार है A, tan थीटा बराबर L बटे A। आपको L चाहिए भाई, L बराबर क्या मिलेगा, A tan थीटा, L बराबर A tan थीटा, लेकिन L नहीं, मुझे DL को हटाना है, यहां से DL को हटाना है हर हालत में। तो प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का क्या कर दे, अवकलन कर दीजिए थीटा के सापेक्ष, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं दोनों पक्षों का, यहां पर ये चीज नहीं आएगी प्यारे बच्चों, मैं अगली स्लाइड में जाना चाहूंगा, ये टोटल वैल्यू यहां पर नहीं आएगी, तो मैं L बराबर A tan थीटा, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर
ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं अगली स्लाइड में लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई, क्योंकि यहां पर नहीं आएगा, हल करके देख लेते हैं भाई। दोनों पक्षों का अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष। तो अगली पक्ष में, अगली स्लाइड में जाते हैं। एल बराबर देखो a tan थीटा है, इसका हम दोनों पक्षों का अवकलन थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अवकलन करते हैं d अपान में d, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे लिखते हैं, d अपान में d थीटा, जिसका कर रहे हैं वो l सामने, d अपान में d थीटा। वैसे ही इधर भी अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष। तो आप बताओ, a तो कांस्टेंट है, a बाहर रहेगा, tan थीटा का अवकलन होगा sec स्क्वायर थीटा। यहां पर ये बात बस आप एक तरह से दिमाग में रख लेनी है, क्योंकि अभी बता रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं फिजिक्स वाली मैथ देखने जरूर आना जिन बच्चों को नहीं पता है। नहीं तो ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ये सूत्र होता है, इधर ब्रैकेट में लिखूंगा d अपान में d थीटा, किसका प्यारे बच्चों, tan थीटा अगर लिखा हो तो tan थीटा का सूत्र होता है अवकलन, ये अवकलन का चिन्ह है d अपान में d। तो प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन किसका, tan थीटा का, तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा। अब इसके गुणा में कुछ है ना, a जैसे है यहां पर गुणा, तो वो a बाहर रहेगा, क्योंकि a कांस्टेंट है, उसका अवकलन नहीं होगा, तो यहां पर a बाहर रहेगा, इसका अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। क्या, sec स्क्वायर थीटा। अब ये d थीटा को भी इधर भेज दीजिए, तो dl बराबर होगा a sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा इधर इसके क्या चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, d थीटा। अब बताओ, क्या dl को हमने कोण में बदल लिया है, क्या dl को कोण में बदल लिया है, dl बराबर जो आया वो कोण के पदों में बदल गया है, ध्यान से देखो। और प्यारे बच्चों r को a अपान में, इस पद में अब वो सारी वैल्यू dl और r की जगह पर जो वैल्यू अभी आपने बनाया है इस त्रिभुज से वो सारी वैल्यू आपने बना ली है, वो वैल्यू आपको रखनी पड़ेंगी। इतनी मैथमेटिक्स यहां पर यूज हुई है dl और r को रिप्लेस करने के लिए। क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों हम कोण के पदों में इसको बनाए हैं इस फार्मूले को, तो यहां dl लंबाई का कोई काम नहीं, यहां r इस लंबाई का कोई काम नहीं, इनको भी मैं कोण में बदलना चाहता था, तो r बराबर a अपान में cos थीटा, r बराबर a अपान में cos थीटा आ गया cos थीटा। वैसे ही l को भी मैं थीटा में कन्वर्ट करना चाहता था, तो ये तो l बराबर आया a tan थीटा, हमें तो dl चाहिए। तो प्यारे बच्चों dl क्या है, छोटा सा पार्ट, लंबाई का छोटा सा खंड, तो छोटा मान प्राप्त करने के लिए क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो l का छोटा मान क्या होगा, तो दोनों पक्षों का अवकलन dl होगा, दोनों पक्षों का यहां पर क्या, dl बटे d थीटा बराबर यही a sec स्क्वायर थीटा, जो अभी मैंने वहां पर लिखा है समझाने के लिए, वही चीज पूरी यहां पर लिखी हुई है। अब ये वैल्यू प्यारे बच्चों उसमें रख दी, समाकलन db, समाकलन db इज इक्वल टू समाकलन म्यू नॉट अपान में 4 पाई, लिमिट क्या है, तो माइनस फाई 2 से प्लस का फाई 1, वैसे प्लस लगाते नहीं है लेकिन लगाते रहे। आई dl की जगह प्यारे बच्चों क्या है, क्योंकि यहां पर है आई dl cos थीटा अपान में r स्क्वायर, dl की जगह आया है, dl की जगह है a sec स्क्वायर थीटा इनटू का प्यारे बच्चों क्या है d थीटा, ठीक है, इनटू d थीटा। इनटू में और भी है भाई, ये i था और dl, और आगे क्या है cos थीटा, तो ये cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा, ध्यान समझो, बटे में फिर क्या था, फिर था r स्क्वायर, r की जगह पर क्या है a अपान में cos थीटा, a अपान में cos थीटा, तो a अपान में cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे cos स्क्वायर थीटा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a स्क्वायर बटे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही होगा। प्यारे बच्चों यहां पर तो b के सापेक्ष समाकलन है, जब यहां पर कुछ नहीं होता है, वन वैल्यू है, तो b जिसके सापेक्ष करते हैं वही संपूर्ण मान आ जाता है, अर्थात प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा b, यहां पर क्या आ जाएगा b बराबर। अब ध्यान देंगे, देखो म्यू नॉट अपान में 4 पाई कांस्टेंट है, थीटा के सापेक्ष करना है आप कोण के पदों में, क्योंकि लिमिट थी तो थीटा आ गया है, जहां जहां थीटा है बस वही पद रुकेंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। जैसे म्यू नॉट अपान में 4 पाई कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई बाहर आ गया, आई कांस्टेंट है बाहर ले आइए, ए कांस्टेंट है बाहर ले आइए, सेक स्क्वायर थीटा अंदर रहेगा, समाकलन लगा दीजिए, माइनस का फाई 2 लिमिट प्लस का फाई 1 लिमिट। ध्यान सीखना, सेक स्क्वायर थीटा है ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा लिखे, डी थीटा है डी थीटा लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिए, और फिर सबसे लास्ट में डी थीटा को लिख दिया। बटे में ध्यान से जाएंगे, बटे में देखो ए स्क्वायर, तो 4 पाई तो बाहर कर लिए थे, ए भी बाहर कर लिए हैं, ए स्क्वायर भी बाहर आएगा, बटे में ए स्क्वायर भाई बाहर आ गया। अब ध्यान से देखो, बटे में यहां पर क्या बचेगा, यहां पर ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 1 अपान में cos स्क्वायर थीटा, भाई ए स्क्वायर बाहर चला गया है, 1 अपान में cos स्क्वायर थीटा जो कि sec स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज भी याद रखें, ये सब मैथमेटिक्स का काम है। 1 अपान में प्यारे बच्चों ये कह लो sec थीटा बराबर sec थीटा बराबर होता है 1 अपान में cos थीटा, ठीक। अब अगर sec स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 अपान में cos स्क्वायर थीटा, बात वही है, तो 1 अपान में ए स्क्वायर तो बाहर कर लिए, तो 1 अपान cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका b बराबर वैल्यू क्या मिलेगा, अगले पद में चलते हैं, b बराबर आपका वैल्यू क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू समाकलन माइनस का यहाँ पर जो वैल्यू है म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में ए है, समाकलन माइनस का फाई 2 प्लस का फाई 1 प्यारे बच्चों, और क्या बच रहा है, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में ए बचा है, ये समाकलन का चिन्ह माइनस फाई 2, cos थीटा डी थीटा बचा, और सब कैंसिल आउट हो चुका है, cos थीटा डी थीटा। अब सिंपल सा है फार्मूला प्यारे बच्चों, समाकलन का मुझे पता है क्या, कि समाकलन अगर cos थीटा डी थीटा हो तो cos का समाकलन क्या होता है, प्लस का sin थीटा होता है, प्लस का ही होता है, ठीक है, sin थीटा
ये होता है। अब यहाँ cos थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, sin थीटा, तो b बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई i अपान में a प्लस का क्या sin थीटा, cos थीटा d थीटा क्या बन गया, sin थीटा बन गया, समाकलन हो गया। लेकिन अभी लिमिट लगाना बाकी है। लिमिट क्या है, नीचे लोअर लिमिट -φ2 अपर लिमिट +φ1 है। लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है, तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस का लोअर लिमिट। कैसे अप्लाई कर रहे हैं ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई करने पर, ठीक है, सीमा, अरे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में ए। देखो लिमिट कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये लिमिट जो पहले हमने रखी थी ना, एक सीमा बनाई थी भाई, इतने परिमित लंबाई से जो कोण बन रहे थे, जो सीमा बनी थी, मध्य बिंदु लंबाई जो हमने खींची थी उससे नीचे -φ2 ऊपर φ1। तो प्यारे बच्चों पहले अपर लिमिट रखी जाती है, तो साइन थीटा जिसके सापेक्ष समाकलन हुआ था उसी जगह पर ये लिमिट अप्लाई की जाती है। तो थीटा के सापेक्ष हुआ था, जहां थीटा है वहां पर पहले अपर लिमिट, तो साइन फिर थीटा की जगह क्या φ1 अपर लिमिट, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाना है, माइनस अपनी तरफ से लगाना, ये होता है भाई अपर लिमिट में लोअर लिमिट घटाई जाती है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, तो साइन लोअर लिमिट थीटा की जगह -φ2, तो -φ2 रखेंगे। ब्रैकेट बंद कर दो, ये ब्रैकेट बंद कर दो। अच्छा एक चीज याद रखो, साइन माइनस थीटा बराबर जो होता है ना, साइन, और अगर ब्रैकेट में ऐसे माइनस थीटा है तो ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों, बाहर आ जाएगा। जब ये माइनस आएगा तो ये प्लस बना देगा। तो इस प्रकार से आपका सूत्र बनेगा b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में a, और प्यारे बच्चों ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2 प्लस साइन φ2। क्या यहां पर कहीं पर लंबाई आई, तो परिमित लंबाई नहीं आई, बल्कि उस परिमित लंबाई के कारण जो वहां पर कोण बन रहे हैं दोनों सिरों से, वो कोण के मान आए सूत्र में। और प्यारे बच्चों ये आपका फार्मूला हो गया, इतने टेस्ला प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र बनेगा एक परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सर टैन ही क्यों लिए, देखो टैन के द्वारा हम हमारे मन में तो गणना चल रही थी, कि a बराबर मतलब यहाँ पर टैन थीटा l अपान में a क्यों लिया है ना, मतलब टैन थीटा को क्यों लिया। देखो अगर साइन लेंगे, देखो दिक्कत साइन और टैन में ही लंबा आता है, साइन लेंगे तो हमें प्यारे बच्चों कॉस को हटाना है। ये कॉस जो दिख रहे हैं ना, ये कॉस r बराबर a अपान में कॉस थीटा भी बन गया। तो हमारे दिमाग में एक मैथमेटिशियन जो होते, मतलब जिन्होंने जिस तरह से इसको बनाया, हम लोग तो हमारा काम क्या है, समझना कि आखिर क्यों किया, तो समझना प्यारे बच्चों, और उसी बात को आपको समझाना है। तो जब मैथमेटिशियन है उन्होंने सोचा कि r बराबर a अपान में cos थीटा, अगर मैं अलग उल्टा पुल्टा सब मानते हुए चलूंगा, जबकि हर एक चीज मानी जा सकती है भाई, साइन भी माना जा सकता है, एल भी माना जा सकता है, टैन भी माना जा सकता है, लेकिन जिससे हम बहुत सरलतम, बहुत आसान, ज्यादा उसमें वेरिएंट ना हो, सरलतम सूत्र प्राप्त कर सके, तो वो क्या ये विधि हो सकती है। तो टैन में प्यारे बच्चों अवकलन करके सेक स्क्वायर आएगा, सेक जो कि इस 1 अपान में जो cos थीटा बने इसको काटेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों जो मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इस डेरिवेशन को किया था, उन लोगों ने ऐसे फार्मूलों को बना, मतलब यहां पर टैन लिया, ठीक है, यहां पर टैन लिया। सर हमको थ्योरी से अच्छा डेरिवेशन ही लगता है, फिजिक्स से लव हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं, समझाएंगे सबको भाई। ओके जी सर, 4 पेज में हुआ है। ओके सर एक बार फिर से समझाइए, बिल्कुल समझाएंगे। आओ, डेरिवेशन प्यारे बच्चों यहां से शुरू होता है, डेरिवेशन यहां से शुरू होता है, जल्दी से रिपीट करेंगे। और इसके बाद अभी एक और तरीका मैं आपको इन कोणों के पदों में भी बता दूंगा, आप लोग बस समझेंगे कि हाँ सर ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो इन कोणों के पदों में भी बताऊंगा, इसके पहले मैं आपको रिवीजन करके समझा दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ कि परिमित लंबाई के कारण चाहिए था, इस लंबाई हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना यहाँ पर, अब इस बिंदु पर निकालना, किसी बिंदु पर निकालना है, ना कि इसके पैरेलल किसी पूरी प्लेट पर निकालना हो या पैरेलल किसी ऋजुरेखीय चालक पर निकालना, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए कहा है। तो प्यारे बच्चों एक बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो इस पूरे परिमित लंबाई के चालक के कारण पूरा भाग चुंबकीय क्षेत्र का वहां नहीं जाएगा, क्योंकि यहां भी इसका चुंबकीय क्षेत्र का भाग है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। इसके द्वारा जितना एंगल बन रहा है वहां पर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, जितना यहां पर एंगल बन रहा है उतना ही भाग प्यारे बच्चों प्रभावकारी होगा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, उतना ही प्रभावकारी चुंबकीय क्षेत्र। टार्च से देखें ना, टार्च ऐसे जलाओ तो प्यारे बच्चों एक लाइट का एक वे बनता है, ऐसे जाता है पॉइंट्स, पीछे उसके लाइट आ जाएगी क्या, नहीं आएगी, है ना। तो प्यारे बच्चों सेम लॉजिक यहाँ पर भी वही है कि चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर इस चालक के कारण एक एंगल बनाते हुए उत्पन्न करेगा टोटल वैल्यू, ठीक है, वही चीज बिंदु के लिए।
संपूर्ण उसके द्वारा तो चारों ओर अलग अलग होगा, उसके लिए तो बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, यहां से बिंदु P से A दूरी, लंबवत दूरी एक खींच ली, एक लंबवत दूरी मान ली कि इस बिंदु P की चालक से लंबवत दूरी A है। फिर इससे दोनों सिरों के द्वारा जो कोण बन रहे थे वो निर्धारित किया φ1 और φ2। एक पहले हमने सूक्ष्मखंड dl लिया, इससे r दूरी पर मैंने मान लिया कि बिंदु P है। तो प्यारे बच्चों ठीक वैसा ही डेरिवेशन किया, बस मैंने यहाँ पर 90 माइनस थीटा कोण माना, कोण मैं वही रखूंगा जो वहां पर अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों बायो तथा सेवर्ट के नियम में यहाँ पर जो आइडियल साइन थीटा अपान में r स्क्वायर होता है, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखा, ये बन गया cos थीटा। cos थीटा सिंपल है, यहां तक तो एकदम सिंपल था प्यारे बच्चों। फिर मैंने कहा संपूर्ण धारावाही चालक AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो AB के द्वारा जो वहां पर कोण बन रहा है बिंदु P पर, चित्र अभी समझाया, तो प्यारे बच्चों वो कोण φ2 और φ1 है। नीचे वाले बिंदु B से φ2, ऊपर वाले बिंदु A से φ1। तो φ2 इस अक्ष से, क्योंकि ये सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं तो सदिश राशि है, तो इसके लिए कोण को निगेटिव और पॉजिटिव में लेना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों जो कोण नीचे बन रहा है वो निगेटिव, क्योंकि नीचे की दूरियों को y अक्ष में किस में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं, जबकि y अक्ष में ऊपर की दूरियां पॉजिटिव लेते हैं। तो ऊपर के कोण को φ1 प्लस में और φ2 को माइनस में लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, माइनस φ2 से φ1। फिर वही लिख दिया म्यू नॉट अपान में 4 पाई आइडियल cos थीटा अपान में r स्क्वायर। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये उठेगा कि सर आप इसको dl को कर दीजिए, लेकिन देखो ये कोण के पदों में प्यारे बच्चों लिमिट है, तो हमारे पास तो कोई कोण के पदों में डिफरेंशियल पार्ट है ही नहीं। डिफरेंशियल पार्ट वो होता है जिसके साथ में d लगा है, तो d तो लंबाई के साथ लगा हुआ है। अब इस d को dl को कैसे बदला जाए, और वही चीज प्यारे बच्चों लंबाई r है, इसको भी कोण के पदों में बदलना है। तो हम लोग त्रिभुज में, चित्र में गए, चित्र में जो कि इस त्रिभुज को हमने बढ़िया से आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब प्यारे बच्चों इसमें गए तो त्रिभुज POQ से cos थीटा बराबर a/r आधार बटे कर्ण लिख दिया, r की वैल्यू निकाली a/, में cos थीटा। ठीक वैसे ही प्यारे बच्चों tan थीटा। अब ये मैथमेटिशियन कई बार हम आप लोग को तो हमने यहाँ पर यही बता दिया सीधे कि भाई tan थीटा l/, में जो जैसे ये लोग जब प्रयोग करते हैं, साइंटिस्ट जब इस मैथमेटिक्स से प्रूफ करते हैं, तो प्यारे बच्चों एक बार भी नहीं हल हो गया, कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि भाई ये गलत हो सकता है, ये वाला रख के भला देखें कि क्या सरलतम सूत्र प्राप्त हो रहा है। नहीं भाई ऐसे तो नहीं प्राप्त, दूसरा भला रखो, क्या इससे सरलतम सूत्र प्राप्त हो रहा है। जब वो प्राप्त हो जाते हैं तो हम लोग तो उसको देखते हैं सीधे कि हाँ ये रखा गया। अब केवल उसको यह निकालना कि क्यों रखा गया, क्योंकि इससे सरलतम सूत्र प्राप्त हो रहा है, सूक्ष्मतम सूत्र प्राप्त हो रहा है, बहुत लेंथी नहीं। परिमित का मतलब होता है, किसी बच्चे ने कहा परिमित का क्या मतलब होता है, परिमित का मतलब नापी हुई, मापी गई, उसकी लंबाई निश्चित है। सर φ1 और φ2 के लिए आप कोण के तो कुछ भी ले सकते हैं, φ1 φ2 की जगह अल्फा बीटा ले सकते हैं, काखा गाघा अंगा ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप φ1 φ2 लिखने में अच्छा लगा तो φ1 φ2 लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी अधिकतर φ1 φ2 होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले लीजिए, है ना। सर रहने दीजिए, माथा फेल हो गया, है ना। चलो तो प्यारे बच्चों L बराबर a tan थीटा, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dl अपान में d थीटा है। इसको चेंज किए प्यारे बच्चों, dl को हमने चेंज कर लिया, ठीक है, dl को चेंज कर लिया, और यहाँ पर आपने r को भी चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये r और dl की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दी, ये देखो पुट किया, वही चीजें जो चीजें आई पुट की प्यारे बच्चों। cos sec स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, a से a कैंसिल आउट हुआ, आगे बना क्या, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में cos थीटा d थीटा। cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा रख दिए, समाकलन हो गया था, लिमिट है φ1 φ2, लिमिट अप्लाई कर दिए तो sin φ1 प्लस sin φ2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहां पर प्यारे बच्चों टाइम हो गया है, टाइम हो गया, फिर भी एक सूत्र देख लेंगे। यहां पर प्यारे बच्चों b इक्वल टू आया है म्यू नॉट अपान में 4 पाई। ध्यान से देखो, आपको उस सूत्र में भी बता दे रहे हैं i अपान में, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में इस सूत्र में जरूरी नहीं कि यही कोण दिए जाएं, जरूरी नहीं, कहाँ है रिमोट, जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों ये कोण φ1 φ2 दिया जाए, हो सकता है अल्फा बीटा भी दे दिया जाए, तब देखो क्या होगा। उसके लिए देखो कि म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में a sin φ1 φ2 है, ये है sin φ1 प्लस sin φ2। देखो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर एक चीज थोड़ी सी आपको समझाना चाहूंगा कि क्या मैं cos 90 माइनस थीटा बराबर, बताओ प्यारे बच्चों क्या होता है, नहीं sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या sin थीटा होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं भाई, यही बताओ, क्या साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है भाई, लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो मैं भी यहां पर ये लिख सकता हूं, क्या यहां पर ये लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई और प्यारे बच्चों i अपान में a, यहां पर वैल्यू लिखेंगे क्या, साइन φ1 की जगह ये cos 90 माइनस φ1 लिख सकता हूं, क्योंकि ये साइन थीटा के बराबर ये होता है, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस φ1 प्लस साइन की जगह यहां पर भी cos 90 माइनस φ2। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पर चित्र में आओ, चित्र में आओ, ये कितने एंगल का कोण है, ये कितने एंगल का कोण है 90, ये कितने एंगल का कोण है φ1। अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180, ये 90 अकेला है, तो प्यारे बच्चों अगर ये φ1 है तो इन दोनों का योग तो 90 होगा ना, अकेला ये 90 है, इन दोनों का योग 90 होगा।
अगर ये φ1 है तो इतने का योग, इतने का मान कितना होगा भाई 90 माइनस φ1 होगा, क्या होगा 90 माइनस φ1। ठीक वैसे ही इतने का कोण का मान कितना होगा भाई 90 माइनस φ2 होगा भाई, क्योंकि ये 90 है, इस त्रिभुज में आओ तो ये 90 है, ये टोटल φ2 है ना, ये टोटल में ये φ2 है, तो ये होगा 90 माइनस φ2, जिसको हमने कितना मान लिया है अल्फा, और 90 माइनस φ1 को कितना मान लिया मैंने बीटा, ये मान लिया है। यहां पर लिख सकते हो, यहां पर ये बात लिख सकते हो कि 90 माइनस φ1 बराबर है बीटा। ठीक, तथा ये कहां पर है, चित्र से हमने माना है, चित्र में ये माना है, चित्र से 90 माइनस φ2 बराबर क्या है बीटा हो गया, ये अल्फा है, अल्फा रख दीजिए प्यारे बच्चों, यही वैल्यू आपका एक सूत्र और प्राप्त हो जाएगा, सूत्र प्राप्त हो जाएगा कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई i अपान में a। अब ये हो जाएगा cos बीटा प्लस cos अल्फा, ये अब cos के पदों में प्राप्त हुआ, लेकिन ये कौन से कोण हैं, ये कोण प्यारे बच्चों आपके ये वाले हुए अल्फा और बीटा, φ1 और φ2 के योग में साइन रहेगा, अगर ये कोण दिए जाएं अल्फा और बीटा तो प्यारे बच्चों ये आपका cos के पदों में आएगा, ये भी सूत्र हो गया डेरिवेशन। ठीक है, आज के अनुप्रयोग में बस इतना ही। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत आभार, मैक्सिमम बच्चे जुड़े हुए थे, ठीक है, बहुत अधिक संख्या में बच्चे जुड़े हुए थे और सभी को बहुत पसंद आया होगा इसका मतलब, और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये थोड़ा सा डेरिवेशन लेंथी था, लेकिन आप सभी के प्यार और सपोर्ट से प्यारे बच्चों ये पॉसिबल हो पाया कि ये डेरिवेशन भी आप सभी ने सीखा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ऐसा प्यार सपोर्ट बनाए रखने के लिए, और निश्चित रूप से आप सभी सफल होंगे और अच्छे परिमाण आप सभी के आएंगे रिजल्ट में। प्यारे बच्चों मेहनत जरूर करते रहना, बस किसी भी दिन किसी भी समय को व्यर्थ नहीं जाने देना, निश्चित रूप से आपका परिणाम जो होगा ना देखने लायक होगा, और हम भी फिर उस खुशी में झूमेंगे नाचेंगे। इंतजार करेंगे 2025 में बोर्ड परीक्षा के बाद रिजल्ट आने का, आप सभी से मिलेंगे भी, टॉपर्स वेरिफिकेशन में भी टाइम आप सभी बहुत सारे बच्चे बचेंगे, एग्जाम टाइम में भी मिलेंगे, और ये बस निराश नहीं होना, किसी को समझ में कम आया होगा, किसी को प्यारे बच्चों आज हम पढ़ाते पढ़ाते शायद 2 शब्द बोल भी दिए हो डांट के। मैंने हमेशा यही बोला है कि प्यारे बच्चों प्रेम जो है ना वो यहाँ से व्यक्त करने में आपको समझ में नहीं, हसीना फाड़ के दिखा दे बजरंगबली जैसा, लेकिन आप सभी ये मान लेना कि अगर आप लोग के जो कमेंट आते हैं उसमें सार्थक बातें नहीं, उसमें ऐसा चोरी छिपी होती है, ऐसी कमजोरी छिपी होती है, तो मुझे गुस्सा तब आती है। आप पूछिए, मैं कभी नहीं वो नाराज होने वाली बात करूंगा, लेकिन उसमें सर इसको पढ़ने से क्या फायदा, ये तो पूछे नहीं जाने हैं, या इस पे तो ना पढ़े तो क्या 1 नंबर कम हो जाएगा, ऐसी बातों से मतलब आप डर रहे हो। मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, ये फिजिक्स के बड़े बड़े डेरिवेशन पढ़ा के आपको डराना है, सिखाना है, और सीखो, जबरदस्ती सीखो, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत आभार सभी को जुड़े रहने के लिए, क्योंकि यहाँ टॉपर्स की क्लास जबरदस्त तरीके से चले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश ऊर्जा जुनून के साथ, तब तक खुश रहे मस्त रहे, और हाँ फिजिक्स वाली क्लास में जरूर आइएगा जो 11th की क्लास है। ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, खुश रहे मस्त रहे और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब, बेहतर होगे और आप सभी की पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आज की शानदार क्लास में, जिसमें आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं भाई बिहार की इंटर परीक्षा जो 2025 में आप सभी लोग देने वाले हो, फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से 2-3 चैप्टर बहुत छोटे छोटे भी हैं। तो चौथा चैप्टर प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला चैप्टर जो था प्यारे बच्चों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड था, अर्थात स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड था। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, जहां कूलाम के नियम के द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। दूसरा चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही संबंधित था, वहां पर हम विद्युत विभव के बारे में बात किए थे। तीसरे चैप्टर में हम लोग आवेश को दौड़ाने लगे वैद्युत धारा प्रवाहित की, जहां पर विद्युत सेल के द्वारा कैसे धारा प्रवाहित की जाती है और विद्युत वाहक बल क्या होता है जिसके द्वारा आवेश को दौड़ाया जाता है, आवेश को दौड़ाने का कार्य किया जाता है सेल द्वारा। सेल में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न होती है, प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, अर्थात बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस किया, जहां पर हमने मीटर से तो और विभव मापी के बारे में भी सीखा। तो ऑल ओवर प्यारे बच्चों 3 चैप्टर समाप्त करने के बाद जब चौथा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो चौथे चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ उसके बारे में भी सीखे। आप लोगों को पहले चैप्टर से लेकर के अभी तक लेक्चर नंबर 4 में जितनी भी बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों बायोस तथा सिवर्ट नियम के अनुप्रयोग आज भी होने वाले हैं। अभी तक बायो तथा सिवर्ट के कितने अनुप्रयोग पढ़े हो, तो आप लोगों ने 2 अनुप्रयोग पढ़े हैं। बायो तथा सिवर्ट नियम अपने आप में बहुत खास है। क्यों प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम अपने आप में बहुत ज्यादा खास है प्यारे बच्चों। पहले 2 चैप्टर में, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, इन दोनों ही चैप्टर में कूलाम के नियम से अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी बात करें, E बराबर F अपान में Q, इस सूत्र की बात करें, या कूलाम के नियम से F बराबर Q1 Q2 स्मॉल के कर लो, और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, स्मॉल के क्या होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के ये होता है। प्यारे बच्चों इन सभी बातों के बारे में हम लोग अच्छे